फेरे शुरू होने वाले हैं गरिमा, अब मंडप में बैठ भी जाओ ना। बस 2 मिनट रोहन, आ रही हूँ ना। ये कहानी है सीमा के घर की, जिसका इकलौता बेटा रोहन अब तक कुंवारा था। इसके पहले कि सीमा को इस बात का एहसास होता कि उसका बेटा जवान हो गया है, मोहल्ले के सभी लोगों को रोहन की माँ के पहले ही रोहन की निकलती जवानी की चिंता होने लगी थी। सुबह सुबह उठकर सीमा पूजा करने अपने घर के मंदिर की ओर बढ़ रही थी कि तभी मोहल्ले की सविता वहाँ आ जाती है। ये सही किया तूने, अब भगवान का ही तो सहारा है। पैर पकड़ ले ठाकुर जी के और मांग ले अच्छी बहू। क्या मतलब सविता, मैं समझी नहीं। अरे 27 का हो गया है रोहन, अब कब करेगी उसकी शादी? शुभम को देख, एक ही उम्र के हैं दोनों, आज उसका 1 साल का बच्चा भी है। अब और देरी करेगी ना फिर तो मिल गई लड़की तुझे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा सरिता। रोहन इतना बड़ा हो गया, घर संभालने में मुझे ये सब पता ही नहीं चला। अब मैं तो कोई अच्छा घर जानती नहीं, तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे। है ना सीमा, मेरी भाभी की ही बेटी है, गरिमा नाम है उसका। पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सीधा जा और रोहन के लिए उसका हाथ मांग ले। इसके पहले कि गरिमा किसी और के घर की बहू बन जाए, उसे अपने घर लिया। हाँ बाबा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं और देर नहीं करूँगी। मैं आज ही जाकर तेरी भाभी के घर वालों से मिलती हूँ। सरिता की बात मानकर सीमा रोहन का रिश्ता गरिमा के लिए लेकर जाती है। पहली नज़र में रोहन को गरिमा पसंद आ जाती है और वो रिश्ते के लिए हाँ भी कर देता है और 1 महीने में दोनों की शादी की तारीख भी आ जाती है। शादी के दिन देख लिया भाई साहब, 1 महीने का समय भी नहीं लिया मैंने और फट से कर दिया आपने बेटे का रिश्ता। वैसे आपकी बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा था क्या पिछले 2 साल से? हैं 10 बार उसका बायोडेटा घूम घूम कर मेरे पास आ चुका है। रोहन की उम्र बितने की तो बड़ी ही फिक्र थी आपको, तो ज़रा टिंकू की भी चिंता कर लीजिए। अरे सीमा, बाद में पूरे मोहल्ले वालों को ताना देना। अब चल, मंडप पर फेरों का वक्त हो रहा है। सीमा बाकी रिश्तेदारों के साथ मंडप के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रोहन तो मंडप में पहुंच चुका है, पर दुल्हन आराम से सोफे पर बैठी है। कभी फ़ोन चला रही है तो कभी चाय की चुस्कियां भर रही है। फेरे शुरू होने वाले गरिमा, अब मंडप में बैठ भी जाओ। बस 2 मिनट रोहन, आ रही हूँ ना, बस चाय खत्म ही होने वाली है। अपनी बहू की ये बात सुनकर सीमा 1 सेकंड के लिए हक्की बक्की रह जाती है, पर इस वक्त माहौल को संभालते हुए कहती है, गरिमा पहले फेरे तो ले ले बेटा, उसके बाद चाय पी लेना है। हर बड़ी में लड़की देखी जाए तो ऐसी ही मिलती है। अभी तो फेरे हुए नहीं, उसमें भी बहू के इतने नखरे कि 2 कदम उठकर मंडप तक नहीं आ रही। शादी के बाद न जाने आपके साथ क्या होगा सीमा जी। और किसी तरह गरिमा की शादी संपन्न हो जाती है। गरिमा बहू बनकर सीमा के घर आ जाती है। अब नई नई बहू को कोई काम बोले तो कैसे, तो पहले 3-4 दिन तो अच्छी तरह निकल जाते हैं, क्योंकि गरिमा को कोई काम करने को कहता नहीं। पर 5वें दिन जब सीमा नाश्ता कर रही थी, बहू ज़रा नमक देना तो। अपनी सास की बात पर ध्यान न देकर हाथ में गर्म पानी का ग्लास लिए गरिमा इधर उधर घूमती रहती है। बड़ी बुरी गैस हो रही है, कुछ ज़्यादा तो खाया भी नहीं था रात को। 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक फ्रेश हो जाती हूँ। नमक देना तो बहू। ग्लास लेकर गरिमा सोफे पर आराम से पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। देती हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट। गरिमा के वो 2 मिनट पूरे होते होते सीमा का सारा नाश्ता ही खत्म हो जाता है। अपने गर्म पानी का ग्लास का सारा पानी पीने के बाद गरिमा उठकर किचन से नमक लेकर आती है। खाली नमक खाऊं क्या बहू? नाश्ता तो मैंने कर लिया। जा तू अपना गर्म पानी पी, अपनी गैस खत्म कर। ओके मम्मी जी। सीमा की बात का गरिमा पर ज़रा भी असर नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो कर रही थी वो तो सही था। आज अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद गरिमा रसोई में जाती है और 2 घंटे में बहुत सोच विचार के बाद आराम से पानी उबालती है। तू रहने दे बहू, न जाने ऐसी किस चीज़ की तैयारी कर रही है। कौन सा बाराती आने वाले हैं खाने के लिए? हमें तो एक दाल सब्जी चाहिए। दाल सब्जी में क्या है मम्मी जी, मैं तो शादी में बनने वाला पुलाव बनाने की सोच रही थी, पर उसके लिए ना बड़े वाले चावल चाहिए,
घर के चावल तो बहुत छोटे हैं और मटर का भी सीज़न आ ही गया है, तो सोच रही हूँ कि मंगवा ही लूँ। अरे जिस स्पीड से तूने अभी तक सिर्फ पानी उबाला है ना, लगता है जो तू बनाने की कोशिश कर रही है वो हमें कल दोपहर तक मिलेगा। इतनी देर में कम से कम सबके लिए दोपहर का खाना ही बना लेती हूँ। जा, मुझे अंदर से आटा ला कर दे। गरिमा भंडार घर में तो जाती है पर 5 मिनट तक बाहर नहीं आती। ए बहू, गेहूं चक्की में पीस कर आटा बना रही है क्या? वहीं सामने तो रखा है, जरा आँख तो उठा कर देख। भंडार घर की लाइट तो ऑन कर, तब तो आटा दिखेगा। हाँ हाँ मम्मी जी, बस मिल गया है, 2 मिनट। बेचारी सीमा गुस्से में खुद ही भंडार घर जाकर आटा बाहर लेकर आती है और रोटियां बनाना शुरू करती है। जब तक मैं रोटियां बना रही हूँ तू फटाफट सब्जी काट ले। सीमा रोटी बना रही होती है और गरिमा सब्जी काट रही होती है। बहू जरा चिमटी पकड़ा तो। मैं भी पागल हूँ, किससे सामान मांग रही हूँ। अरे बैठी रह तू, मैं खुद ले लूँगी। कोई भी गरिमा से कोई काम कहता तो वो समय पर कर ले ये सोचना मुश्किल था। रोहन बाथरूम में हड़बड़ी में टॉवेल ले जाना भूल जाता है। बाथरूम के अंदर से रोहन बाहर बैठी गरिमा को आवाज़ लगाता है। अरे गरिमा प्लीज़ मेरे कपड़े और टॉवेल पकड़ा दो, मैं हड़बड़ी में अंदर लाना ही भूल गया। कोई सुन रहा है क्या? कोई है कमरे में? अरे यार मुझे लेट हो जाएगा गरिमा। रोहन बाथरूम से चिल्लाता ही रहता है पर गरिमा अपनी धुन में मगन रहती है। बेडशीट समेट रही हूँ रोहन, 2 ही हाथ है मेरे, ये कंप्लीट करके ना आ जाऊंगी। ये सब कमरे के बाहर से गुजर रही सीमा देख लेती है। इस लड़की ने तो हद कर दी, इसके होश ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। सीमा कमरे में जाकर अपने बेटी को टॉवल और कपड़े पकड़ाती है, पर इस बार सीमा ने सोच लिया था कि वो गरिमा के होश ठिकाने लगा कर रहेगी। गरिमा छिपकलियों से बहुत डरती थी और ये उसके ससुराल वाले अच्छी तरह जानते थे, इसलिए रोहन से कहकर सीमा एक नकली छिपकली मंगवाकर रसोई के स्लैब पर रख देती है और अपनी बहू से कहती है, 2 मिनट बाद, ठीक है ना बहू? तो तू 2 मिनट तो लेगी ही, इसलिए पहले ही कह रही हूँ 2 मिनट बाद रसोई में जाकर सब्जी को गर्म करके चढ़ा देना, ठीक है? गरिमा आराम से अपना समय लेकर किचन में जैसे ही जाती है, स्लिप पर रखी छिपकली देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई है? मम्मी जी मुझे बचाओ। गरिमा किचन के गेट से बाहर देखती है जहां उसके सीधा सामने उसकी सास बैठी थी, पर उसकी चीख सुनकर भी सीमा कुछ नहीं कहती। वो मुझ पर चिढ़ जाएगा मम्मी जी। अरे मेरे दोनों हाथ फोन में बिजी है बहू, बस 2 मिनट। पापा जी। नीतीश हाथ में चाय का कप लेकर रसोई के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे ओह, छिपकली है, अच्छा अच्छा अच्छा। पापा जी छिपकली मुझे खा जाएगी, पापा जी मुझे बचाइए। ये चाय खत्म कर लो बहू, बस 2 मिनट। हाँ, यहाँ मेरी जान खतरे में और आप लोग 2 मिनट कर रहे हैं। जैसे ही गरिमा ये बात कहती है, रोहन वहां आता है। तुम्हारे साथ रहते रहते सब तुम्हारी तरह हो गया है गरिमा। तुम आगे रोहन, प्लीज प्लीज रोहन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस छिपकली को हटाओ। अब वो ना, मैं बाथरूम का नल खुला छोड़कर आया हूँ गरिमा, बस 2 मिनट, मैं उसे बंद करके आता हूँ। हाँ, सभी के ऐसे बर्ताव से गरिमा समझ जाती है कि वो लोगों के साथ क्या करती थी। आग लगे इस 2 मिनट को, ज़रूरत पर जब मदद मिली नहीं तो 2 मिनट बाद उस मदद का कोई अचार डालेगा क्या? और उसी वक्त सीमा रसोई के अंदर आकर उस नकली छिपकली को पूंछ से पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है। अब जब ज़रूरत में घर के ही लोग आपको 2 मिनट करके फंसा दे, तो ऐसे लोग किस काम के, है ना बहू? आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं सब समझ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, अब ना मैं कभी भी 2 मिनट नहीं कहूँगी। और इस तरह से सीमा अपने घर को और अपनी बहू को संभाल लेती है। राकेश को राधा पसंद थी, लेकिन वो जानता था कि विधवा राधा को उसकी माँ और परिवार कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए एक दिन, माँ ये राधा है, मैंने इससे शादी की है, आज से ये आपकी बहू है। हैं? अरे ऐसे कैसे शादी कर ली? और इसके घर वाले कैसे हैं जो लड़की को ऐसे ही जाने दे दिया? माँ इसका कोई नहीं है, आज से हम लोग ही इसके अपने हैं। अरे कोई नहीं है? अनाथ है क्या? तभी राधा बोल पड़ती है,
नहीं नहीं, मैं अनाथ नहीं बल्कि विधवा हूँ। पति की मौत के बाद किसी ने नहीं अपनाया, इसलिए। हे भगवान, इसलिए मेरे लड़के को फांस लिया। हे भगवान, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। माँ, पढ़ाया वो अच्छा कमाने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए ना माँ। और राधा के साथ रहकर तो देखो, वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, मेरा विश्वास करो। तभी राकेश की बहन उसे साइड में ले जाकर माँ से कहती है, माँ रहने दो ना, शादी हो चुकी है, अब क्यों बुरी बन रही हो? बस अकल लगाओ और जल्द से जल्द इसे भगाओ। फिर क्या था, ननद सास मिलकर राधा के पीछे ही पड़ जाते हैं। भाभी, पहले भी तो शादी हो चुकी है आपकी, पहली बार तो आप बहू बनी नहीं हो। इतना भी नहीं पता कि पल्ला सर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ससुराल है ना ये, वो भी दूसरा। राधा को ननद की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो धीरे से पल्ला सर पर रखकर चली जाती है। एक दिन माँ राकेश से कहती है, राकेश बेटा, बुरा न मान तो एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? बेटा, तू तो काम पर चला जाता है और ये तेरी विधवा बीवी। राकेश बीच में ही माँ को रोकता है। क्या माँ, क्या विधवा विधवा करती रहती हो? उसका नाम राधा है, नाम नहीं ले सकती हो तो बहू बोला कर। अरे देख बेटा, जो विधवा है तो विधवा ही बोलूंगी ना। अरे क्या तू बात बात पर उसका पक्ष लेता है? अरे अभी तो तेरी बहन भी बैठी है, कौन करेगा उससे शादी जब किसी को पता चलेगा कि भाई विधवा को ब्याह लाया है? अरे क्यों नहीं करेगा शादी? और जो इंसानियत को नहीं समझता, वहां तो मैं खुद अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। अच्छा माँ, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मैं फिर बात करता हूँ। राकेश के जाने के बाद बहन माँ से कहती है, माँ क्या तुम भी ना, जानती तो हो भैया को, अभी कुछ नहीं सुनेगा। अकल से काम लो माँ, अकल से। और दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन, राधा बेटा, कैसी हो? जब से आई हो वक्त ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। राधा को बड़े दिन बाद घर में उसके लिए प्यार के शब्द सुनाई देते हैं। मैं ठीक हूँ माँ, आइए ना, कोई काम था, कुछ चाहिए बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया रानी, मैं तो बस तेरा हाल चाल लेने आई थी। अब जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे इकलौते बेटे की बीवी और मेरी इकलौती बहू ही तो हो ना। राधा से माँ सारे दिल का हाल पूछ लेती है और शाम को, अरे राकेश बेटा, तू तो नेकी करने चला था, तेरी बीवी ने तो तेरा अच्छा मुर्गा बना दिया। अब क्या कहना चाहती हो माँ, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तेरी बीवी सारा सारा दिन रोती रहती है। मैंने तो कहा भी, अब क्या परेशानी है, राकेश जैसा लड़का मिल गया, मेरे जैसी सासू। अरे तू तो धन्य समझ अपने आप को। राधा रोती रहती है? पर क्यों माँ, उसे क्या दुख है? उसने मुझसे तो कुछ कहा नहीं। अरे कैसे बोलेगी तुझे, तूने जो ऐशो आराम दिए हैं वो कहीं छूट ना जाए। लेकिन मैंने बात की थी, कह रही थी पुराने पति की बहुत याद आती है। पुराने वाले ससुराल में वो रहना तो चाहती थी, पर यहाँ नहीं रहना चाहती। राकेश माँ की बात सुनकर दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, पहला प्यार तो पहला ही होता है, कैसे याद नहीं करेगी। मुझे भी तो राधा से पहला प्यार हुआ है और मैं उससे भी तो उतना ही प्यार करता हूँ। राकेश कमरे में जाता है। राधा, माँ से कोई बात हुई थी क्या? हाँ, आज माँ ने दिल से बात की तो मैंने भी उन्हें अपने दिल की बात कही। क्यों, क्या हुआ? राकेश समझता है कि माँ ने उसे जो राधा को लेकर कहानी सुनाई वो सही है। अब चलो अच्छा है, तुमने किसी से तो दिल की बात की। आपको जलन हो रही है क्या? हो तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो, तुम जहाँ खुशी महसूस करो वहाँ रहो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। मैंने तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश की है, नाम, पैसा, इज्जत, घर, लेकिन फिर भी क्या जी?
अरे कुछ नहीं, अच्छा है कि जहाँ से तुम आई हो वहीं वापस चली जाओ। राधा को राकेश की बात का बुरा लगता है। वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे राकेश बेटा, बहुत ही अच्छे घर से तेरी बहन के लिए रिश्ता आया है। अच्छा ठीक है माँ, तुम रिश्ते की बात पक्की करो, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। राकेश की बहन की शादी के दिन उसे वहाँ राधा दिखाई देती है। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। आपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती, इसलिए यहाँ काम करने लगी। वैसे ये लोग अच्छे हैं, मैं आपकी बहन के लिए खुश हूँ। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। राकेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे लेकिन तुमने तो माँ से अपने पुराने ससुराल जाकर रहने की इच्छा जाहिर की थी ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप तो जानते ही हैं कि उन लोगों ने मुझे उसी दिन घर से निकाल दिया था जिस दिन मेरे पहले पति की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी मैं अपना जीवन वहाँ कैसे बिताती, कितनी तकलीफ झेली। फिर आप मिले और मैं आपकी पत्नी बनी। इतनी खुशी मिलने के बाद मैं उस नर्क जीवन में दोबारा क्यों जाना चाहूंगी। अरे मुझसे गलती हो गई राधा, मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो। राकेश राधा को गले लगा लेता है। तभी वहां माँ आ जाती है। अरे क्या कर रहा है तू? आज तेरी बहन की शादी है, वो लोग कहीं रिश्ता ना तोड़ दे। और ये यहाँ कैसे? हमें भाग्य ने मिलवाया है माँ, वरना तू तो। खैर, राधा मेरी बीवी है और आज इस मंडप में वो भाभी होने का सारा धर्म भी निभाएगी। ये बोलकर वो सभी के सामने राधा की सच्चाई रखता है। होने वाला दूल्हा बोल पड़ता है। हम तो जानते ही थे भैया कि राधा किसी अच्छे घर की अच्छी महिला है, लेकिन किसी मजबूरी में वो ये काम कर रही हैं। आपके लिए मैं खुश हूँ। बस अब आप दोनों मिलकर हमारी भी शादी करवा दीजिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और माँ राधा से माफी मांगती है। मीरा एक गुणी बहू और घर में सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। लेकिन एक दिन अचानक मीरा का पति संजय कहता है, अरे मीरा, अभी तक सो रही हो? उठो, मुझे ऑफिस जाना है और आज तुमने चाय भी नहीं बनाई। मीरा धीरे धीरे आंख खोलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे जहां अपना, आपने ये क्या पहना है? ये वस्त्र वैसे शोभा दे रहे हैं ये आप पर। संजय हैरानी से मीरा की तरफ देखता है। वस्त्र? क्या हुआ इन वस्त्रों को? हैं? I mean, इन कपड़ों को? आप ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जहां अपना? अरे यार, ये क्या जहां अपना लगा रखा है? जाओ चाय लेकर आओ। मीरा उठकर किचन में जाती है और रूह अफ़ज़ा लेकर संजय के पास आती है। जहां अपना, कनीज हाजिर है आपका पेय पदार्थ लेकर। संजय मीरा को देखकर हैरान रह जाता है। उसने बिल्कुल अनारकली जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, माँ कहाँ हो? जरा कमरे में तो आओ। संजय की माँ कमरे में आती है और मीरा को देखकर हैरान रह जाती हैं। लेकिन मीरा तो सास को देखकर पागल सी होकर संजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं, जालिमा बौन नहीं। आप लाख पैरे लगा दे, लेकिन मुझे सलीम का होने से रोक नहीं सकती। सलीम, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। संजय मीरा की बात सुनकर रोने जैसा हो जाता है। अब यह सलीम कौन है? हाय रे, मेरी मीरा का चक्कर कहीं और चल गया क्या? सास जोर से डांटती है। अरे चुप रहो, दोनों ने नौटंकी लगा रखी है। तेरी बीवी के अंदर अनारकली की आत्मा घुस गई है। खुद को अनारकली और तुझे शहजादा सलीम समझ रही है। रुक, मैं तेरे पिता को बुलाती हूँ। सास वहाँ से चली जाती हैं। सुन रहे हैं हुकुमे आलम? ओहो, ये मैं क्या बोल रही हूँ? अरे सुन रहे हो? या सारा दिन बस बैठकर कैंडी क्रश ही खेलते रहोगे? ससुर जी मोबाइल में आंख गड़ाकर कैंडी क्रश खेल रहे थे। अरे क्या हो गया? चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी आवाज भी नहीं बैठती। अरे आवाज बैठे मेरे दुश्मनों की। चलो, एक नया रायता फैला है घर में, समेटने चलो जी।
ससुर और सास दोनों मीरा और संजय के कमरे में आते हैं। मीरा ससुर को देखती है, संजय के सामने फिर खड़ी हो जाती है और कहती है, इश्क हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। ससुर जो किसी जमाने में स्टेज प्ले किया करते थे, उसके अंदर का कलाकार जाग जाता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा एक कनीज के साथ नहीं रह सकता। ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का शहजादा है और तुम एक नाचीज। सास सर पर हाथ रख लेती हैं और फिर जोर से चिल्लाती है, अरे सी ग्रेड के फिल्म के डी ग्रेड आर्टिस्ट, बहू के अंदर अनारकली की आत्मा है। जाओ जाकर किसी झाड़ फूक वाले बाबा को ले आओ, बड़े आए हिंदुस्तान के शहजादे के बाप बनने। ससुर जी डांट से होश में आ जाते हैं और जाकर एक झाड़ फूंक वाले को लेकर आते हैं। इस घर से तो घुंघरू की आवाज आ रही है। फिर धीरे से कान पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, ओ, तबला और सारंगी भी। अरे ये क्या कह रहे हैं बाबा, हमारे घर में तो रेडियो तक नहीं है, तबला और सारंगी तो दूर की बात है। अरे माता, आपके घर में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। इस घर में एक नहीं बल्कि कई लोगों की आत्मा है जो एक एक करके सभी को पकड़ सकती है। सास बाबा की बात सुनकर डर जाती है। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं माता, तेरा ये घर उस जमीन पर बना है जहाँ अनारकली को दफनाया गया था। अब उसकी आत्मा कई लोगों की आत्मा के साथ यहाँ पार्टी कर रही है। अरे बाबा, अब कोई उपाय भी बता दीजिए। उसके लिए तो बेटी दक्षिणा लगेगी, दक्षिणा। तभी वहाँ मीरा आ जाती है और बाबा को देखकर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आ गए तुम यहाँ भी, आ गए जालिम वजीर। अब मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दूंगी। अरे बहू, जरा करेक्शन करो अपने इतिहास में, दीवार में तो अनारकली को चुनवाया गया था ना। सलीम की अम्मी, अभी मैं आपका इतिहास और भूगोल सब ठीक करती हूँ। ये कहते ही मीरा पास में रखा फूलदान उठा लेती है और फिर क्या था, सास और बाबा दोनों ही वहां से भाग खड़े होते हैं और मीरा चक्कर खाकर गिर जाती है। माता पिता किसी भी बहू की क्यों ना हो, अगर खबर आ जाए कि वो बेटी के ससुराल आ रहे हैं तो बेटी के लिए ससुराल किसी गेंदा फूल से कम नहीं लगता। मम्मी छी, मेरे मम्मी पापा चाइना से आ रहे हैं। अरे वाह मेरी चाइनीज गुड़िया, वैसे भी मैं अपने समधी और समधन से मिलने के लिए तरस रही थी। मम्मी छी, वो कल ही आ रहे हैं। और हाँ मम्मी छी, ये ऐप देखिए, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT JEE नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नॉट करो। अगले दिन सास दरवाजा खोलती है तो सामने चाइनीज जोड़ा खड़ा होता है। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, हिंदी चीनी भाई भाई। चाइनीज कपल मुंह बनाकर कहता है, आओ वाई क्यों, बाय बाय, हम तो अभी आया, रुकेगा अभी इस घर में। बाय बाय नो, मॉम इज बाय बाय means brother, Indian and Chinese brotherly. No, not at all. Baby, you are married Indian.
मम्मी जी, आप कमरे में जाइए, मैं इन लोगों को खिला पिला कर सुला दूंगी, चिंता मत करिए। अरे लेकिन बेटा, वो लोग क्या सोचेंगे कि तेरे पति या सास में कोई नहीं आया? अरे ना ना बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बता, ये लोग क्या खाएंगे? Why she stupid? It's arguing. Shut up, mom. अरे ना ना मेरी चाइनीज गड़िया, माँ बाप को शट अप नहीं बोलते बेटा। मम्मी जी, मैंने प्यार से बोला है, आप प्लीज जाइए, कोई बात नहीं, मैं अभी इन लोगों को ठिकाने लगा कर आ रही हूँ। अरे ठिकाने? क्या बोल रही है बेटा? सॉरी मम्मी जी, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं इन लोगों को सुला कर आ रही हूँ। सास बहू के मम्मी पापा से प्यार से बात कर अपने कमरे में चली जाती है। देखिए माँ, इंडिया ही मेरा घर है और मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता मेरी सास और घर के साथ मेरे देश के बारे में कोई बात करने का। अरे बेटा, इंडिया में शादी करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये लोग तुम्हारी बिल्कुल कद्र नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी लगने लगी हो तुम, और इस देश में क्या है ऐसा? सांगसू देश के लिए सुनकर गुस्सा हो जाती है। मॉम, मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार किया है। बाकी हमारे देश में क्या है ये देखने के लिए अब सुबह तैयार हो जाइएगा, मैं आपको लेकर चलूंगी। अगले दिन सांगसू के मम्मी पापा तैयार होकर खड़े होते हैं। मम्मी जी, मैं अपनी मॉम डैड को हमारा शहर घुमाने ले जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ले बेटा, ये छाता रख ले, कहीं भी बारिश हो सकती है। और ये एनर्जी ड्रिंक तुझसे ज्यादा घुमा नहीं जाता ना बेटा। और हाँ बेटा, ये पैसे भी रख ले, और ये एक्स्ट्रा फोन, कहीं तेरे फोन की बैटरी डाउन ना हो जाए। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। सांगसू अपनी माँ से कहती है, ठीक है, ये मेरी सास यानी मदर इन लॉ है। चाइना में क्या ऐसी सास मिलेगी? ये मेरा इतना ख्याल रखती है, और ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। चलो, तुम्हें घुमाती हूँ। सांगसू अपनी सास को गले लगती है और माँ बाप को लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे शिव जी का मंदिर दिखता है, जहाँ शिवलिंग के साथ नंदी जी की मूर्ति दिखती है। सांगसू पूजा करने के लिए उतर जाती है और उसकी माँ उसे देखती है। हे सांगसू, ये क्या है जिसे हम खाते हैं? यहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं। माँ, इंडिया में हर जानवर या जीव की रक्षा की जाती है। चाइना की तरह उन्हें मारकर खाया नहीं जाता। यह चूहा भगवान गणेश की सवारी को माता नंदी देवों के देव शिव के सारथी हैं। और ये क्या बात हुई? ये तो खाने की चीज है। यहाँ खाने के लिए हरी सब्जियाँ, दूध, दही से लेकर कई स्वादिष्ट फल है, जिससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नेचर भी खुलकर सांस लेती है। ओ, मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो अच्छा है कि हम लोगों को हिंदी अच्छे से आती है, वरना हमें पता नहीं चलता कि तुम्हारी सोच क्या हो गई है। सांगसू की माँ, मेरी दवाई दे दो, वरना यहाँ 1 महीना रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या हुआ है पापा? मेरे अंदर आयरन की कमी है बेटा, जोड़ों में दर्द होता है। चलिए, मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। और वो उन्हें लेकर सीधी सब्जी मंडी जाती है। ये देखिए पालक, इस देशी पालक को खाकर आपकी आयरन की कमी जल्दी ठीक हो जाएगी। और माँ, आपको जो समस्या है उसका भी घरेलू उपाय मौजूद है। और बाद में वो उन्हें भी सारी साग सब्जी फलों के बारे में बताती है। वाह सांगसू, यहाँ का खान पान तो बहुत ही अच्छा है।
चाइना भी अगर इंडियन कल्चर को समझ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इंडिया का मेडिकल कल्चर कैसा है? ओके, मैं अब आप लोगों को एक और जगह ले चलती हूँ। सांगसू उन्हें एक आयुर्वेदिक सेंटर में ले जाती है। ये एक आयुर्वेदिक सेंटर है। ये बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया का सबसे पुरानी एक्सरसाइज जिसे पूरे देश ने माना, यानी कि योगा, वो कर रहे हैं। हाँ, हमने योगा के बारे में सुना है। और हाँ पापा, ये जो आप लोग बात बात पर दवा खाते रहते हो, भारत में छोटी मोटी दवाएं तो यहाँ की घरेलू महिलाएं ही बना लेती है, फिर चाहे वो जंगली वनस्पति हो या फिर हर्बल प्रोडक्ट। माँ, किसी भी चीज में भारत का कोई मुकाबला नहीं। और जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, जिसे इंडिया वाले सस्ते से सस्ते कीमत में खरीदते हैं, वो तो हमारे यहाँ की कचरे घर की शोभा यानी कि शो बनाते हैं। चलते ही कुछ घंटे हैं ना मॉम। यहाँ तो फेमस है कि चाइना की माल का कोई भरोसा नहीं। माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ, भरोसा नहीं, तभी तो तुम ये सब बोल रही हो, वो भी चाइनीज होकर। माँ, मुझे इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और वैसे भी यहाँ का रिवाज है कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वहीं की हो जाती है। सांगसू की माँ और पिता वहां से चले जाते हैं। घर आते ही सास कहती है, अरे सांगसू, क्या हुआ? कहाँ है तेरे मम्मी पापा? मम्मी जी, वो लोग अपने घर चले गए। अरे, वो तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे ना, तो एक दिन भी नहीं रुके? मम्मी जी, जब चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं तो फिर। ये बोलकर सांगसू हंसने लगती है और वहां से चली जाती है।